चैप्टर नंबर 2 का आपका नाम जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। 6 नंबर का ये आप मान के चलो आपके एग्ज़ाम में इसकी वेटेज रहेगी, ठीक है, 6 नंबर। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पहले बेसिक डेफिनेशन क्या है वो समझ लो, फिर पूरा चैप्टर मैं आपके सामने खोल दूंगा कि ये क्या है। चैप्टर बहुत इजी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब ये है कि कंज्यूमर एक व्यक्ति होता है जो गुड या सर्विस कंज्यूम करता है, तो उसको गुड या सर्विस कंज्यूम करके जहाँ पर भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है, और वो अपने इस सिचुएशन को चेंज ना करना चाहे, तो उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स उदाहरण के तौर पे लें अगर कि आपने फॉर एग्जांपल 4 बर्गर खाए और 4 बर्गर खा के आपको बिल्कुल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो बस इस पॉइंट को बोल देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये मतलब है। तो सिंपल भाषा में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि आपको जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब देखो चैप्टर कैसे ओपन होगा वो ध्यान से देखना। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब आता है या कैसे पता चलता है, इसे 2 अलग अलग ऑथर्स ने या इकोनॉमिस्ट्स ने मतलब समझाया। एक थे एल्फ्रेड मार्शल साहब और एक थे जे.आर. हिक्स साहब। हाँ, अब वो क्या समझाया पहले उसका ब्रीफ समझा देता हूँ। इन्होंने ये बोला कि सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी, ठीक है। सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी। तो एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से तो हम यूटिलिटी को यानी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, तो इसीलिए इनकी अप्रोच का नाम बन गया और कार्डिनल अप्रोच। इनकी अप्रोच का नाम क्या है? कार्डिनल अप्रोच। लेकिन जे.आर. हिक्स साहब ने ये कहा कि हम यूटिलिटी को यानी सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। यानी कि आप क्या ये बता सकते हो कि आपने बर्गर खाया तो आपको कितना मज़ा आया? नहीं बता सकते। लेकिन आप सिर्फ अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो। आप ये कह सकते हो कि सर बर्गर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा कम अच्छा लग सकता है। या हो सकता है कोई दूसरा बच्चा कुछ और अपनी प्रेफरेंस बता दे कि सर मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बर्गर कम अच्छा लगता है। तो जे.आर. हिक्स की अप्रोच जो होती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। तो पहले ये रिवाइज कर लो। तो एल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच कौन सी होती है? कार्डिनल। और जे.आर. हिक्स की अप्रोच ऑर्डिनल। अब इसमें ध्यान से सुनना। अब एल्फ्रेड मार्शल की जो अप्रोच होती है बेसिकली, उसमें उन्होंने उसको भी 2 में डिवाइड कर दिया कि या तो आप खाली एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, मान लेते हैं खाली बर्गर, तो ये हो गया सिंगल कमोडिटी। या फिर हो सकता है आप 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हों, यानी बर्गर भी कंज्यूम कर रहे हों और साथ में पिज़्ज़ा भी कंज्यूम कर रहे हों, तो वो हो गया 2 कमोडिटीज़। लेकिन जे.आर. हिक्स ने जो अप्रोच बताई, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप 2 गुड्स ही कंज्यूम करोगे हमेशा। यानी कि जे.आर. हिक्स की अप्रोच में सिंगल कमोडिटी नहीं होता है। तो कुल मिला के मतलब आप इसको ऐसे देखो कि आपको चैप्टर में 3 बातें पढ़नी है अच्छे से। अब क्या क्या वो आगे खोलते हैं। एक तो एल्फ्रेड मार्शल की सिंगल कमोडिटी, फिर एल्फ्रेड मार्शल की 2 कमोडिटी, और तीसरी जे.आर. हिक्स की अप्रोच। तो आपको टोटल 3 बातें पता होनी चाहिए। तो पहले इतना इंट्रोडक्शन ओके हुए। चलो, तो मैं एक एक करके तीनों के बारे में सिखा दूंगा। बहुत ही सिंपल है, आप बस ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो देखो पहले 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले जो एल्फ्रेड मार्शल की सिंगल कमोडिटी अप्रोच है, ठीक है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो मैं सारे आपको बताता हूँ। इससे बाहर नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो देखो जी, सबसे पहला टॉपिक तो ये कि एल्फ्रेड मार्शल ने एक लॉ दिया था कि मान लो आप एक के बाद एक लगातार बर्गर खाते रहोगे, तो बर्गर से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, वो लगातार क्या होती रहेगी? घटती रहेगी। तो पहला बर्गर खाया तो आपको मान लो मज़ा आया 10, और इसको मेजर करते हैं किसमें? यूटिल्स में। दूसरा बर्गर खाया तो कितना मज़ा आया? 7। तीसरा बर्गर खाया तो कितना मज़ा आया? 5। चौथा बर्गर खाया तो कितना मज़ा आया? 2। 5वां बर्गर खाने पर हो सकता है आपको कोई मज़ा ना आए,
और छठा बर्गर अगर ज़बरदस्ती खा लोगे तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है सेटिस्फैक्शन। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का, तो एक सिंपल ऐसा कर्व बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएं और हम ये कहें कि भाई चलो हमें टोटल यूटिलिटी बताओ कि एक बर्गर खा के टोटल कितने मज़े आए, तो हम कहेंगे 10 यूटिल्स। 2 बर्गर खा के टोटल 17, 3 बर्गर खा के टोटल 22, 4 बर्गर खा के टोटल, 5 बर्गर खा के टोटल और 6 बर्गर खा के टोटल 21। तो इसको बोल देते हैं टोटल यूटिलिटी। अब इसको अगर मैथमेटिकली कर्व पे शो करेंगे तो इसका कर्व पर्पल कलर से ऑब्जर्व करना, पहले डिमिनिशिंग रेट से ऊपर जाएगा और जिस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और उस पॉइंट के बाद फिर टोटल यूटिलिटी फॉल कर जाएगी। तो इस पर आपसे रिलेशन का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो रिलेशन का अगर 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये शेड्यूल चिपका देना, वो डायग्राम चिपका देना और इंग्लिश के 3 पॉइंट लिखने होंगे। तो इंग्लिश के वो 3 पॉइंट क्या लिखोगे आप? व्हेन mu इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 तो tu इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। हाँ, व्हेन mu इज इक्वल टू 0 tu इज मैक्सिमम और व्हेन mu इज नेगेटिव tu स्टार्ट्स फॉलिंग। बस, तो ये आपका एक पहला एक क्वेश्चन ट्रेडिशनल बन गया फिक्स, tu mu का रिलेशन जो एल्फ्रेड मार्शल ने हमको समझाया। अच्छा, अब टीचर का मन करा कि नहीं मैं ये क्वेश्चन नहीं दूंगी tu mu का, ये तो बच्चे को आता है। तो फिर टीचर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेगी कि भाई बताओ इसके बारे में, सिंगल कमोडिटी के बारे में बताओ क्या है। ठीक है, तो उसमें देखो आपको क्या क्या करना है। उसमें सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखना, वो तो जो ऊपर बताई वही है। ठीक है, वो तो सिंपल हो गई। फिर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। तो याद है किसी को? तो बताओ। हाँ, सिंगल कमोडिटी में तो वैसे होती है MUM इज इक्वल टू PX। हाँ, MUM इज इक्वल टू PX, ये होता है। अब बच्चा कहता है सर MUM का मतलब क्या होता है? MUM का बेसिक मतलब तो होता है कि हाउ मच यू आर विलिंग टू पे, और PX का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस। तो हम इसको एक पहले दोबारा से एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और आप एक बर्गर खाना चाहते हो, पहला बर्गर। तो उसके लिए कितने रुपए देने के लिए तैयार हो आप? 5 रुपये। कितने रुपए देने के लिए तैयार हो? 5 रुपये। लेकिन बाज़ार में वो बर्गर है सिर्फ कितने रुपए का? 3 रुपये। फिर दूसरा बर्गर खाने के लिए आप कितने रुपए देने के लिए तैयार हो? 4 रुपये। लेकिन बाज़ार में वो बर्गर है सिर्फ 3 रुपये का। सिमिलरली तीसरा बर्गर खाने के लिए आप 3 रुपये देने के लिए तैयार हो, चौथे के लिए 2 रुपये, 5वें के लिए 1 रुपये। तो इस तरह से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी तो लगातार कम होती रहेगी, लेकिन प्राइस जो है वो बर्गर का फिक्स मैंने एज्यूम कर लिया कितने रुपए है? 3 रुपये। तो एक पॉइंट ऐसा अवश्य आता है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं, जो आप देख रहे हो हमारे एग्जाम्पल में थर्ड बर्गर पर हो रहा है। तो बस थर्ड बर्गर वाले पॉइंट को क्या बोल देंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यही बात चित्र पर भी हम टीचर को समझाएंगे कि टीचर ये देखो ये है प्राइस का कर्व, टीचर ये देखो ये है MU का कर्व, और जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन टीचर खाली इतने से प्रसन्न नहीं होगी। टीचर को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया ये येलो कलर का जो एरिया है ये क्या डिनोट करता है। तो आप कहोगे कि टीचर यहाँ पर MUM ग्रेटर है PX से। फिर टीचर कहेगी बताओ ये नीचे का जो नीले कलर का एरिया है ये क्या है? तो आप कहोगे MU इज़ लेस देन PX। ये बातें हम शेड्यूल पे भी टीचर को शो कर सकते हैं। शुरू में जो हमारा पॉइंट होता है
तब mu की वैल्यू ज़्यादा होती है और px की वैल्यू कम होती है, लेकिन बाद में mu की वैल्यू कम होती है और px की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये शेड्यूल और ये डायग्राम आपको सिंगल कमोडिटी में बनाकर दिखाना पड़ेगा। बट समझ आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर होता है? जब कंज्यूमर का mu और कंज्यूमर का px दोनों बराबर इक्वल होंगे। तो जो ई पॉइंट है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। उससे पहले येलो वाले को वैसे बोलने के लिए लिख रहा हूँ, उस वाले येलो वाले एरिया को कह देते हैं कंज्यूमर सरप्लस और ब्लू वाले एरिया को बोल देते हैं लॉसेस, क्योंकि वहाँ पर कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। तो कोई भी कंज्यूमर कौन से पॉइंट पर रहेगा? हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो ऐसा मतलब आपको एल्फ्रेड मार्शल की सिंगल कमोडिटी अप्रोच में बस बताना रहेगा। पहले इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें 2 हॉट्स क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन में खुद लिखने भी हैं। 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, वो सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर mu ज़्यादा है, या क्वेश्चन पूछता है अगर mu कम है, तो वो ये पूछता है कि कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। तो अगर mu ज़्यादा है px से, तो बताओ कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? नहीं, तो आप लिखोगे बढ़ाना चाहिए, राइट। तो उसको अपना कंजम्पशन क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लो कंज्यूमर अभी यहाँ पर खड़ा है, इस पॉइंट पर, येलो वाले एरिया पर, तो क्या उसको यहाँ पर रुक जाना चाहिए? उसको यहाँ से अपने कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, और बढ़ाकर किस लेवल तक पहुँचना चाहिए? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुँचना चाहिए। और अगर मान लो कंज्यूमर नीले वाले एरिया में खड़ा है, मान लो यहाँ, हाँ, तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि कंज्यूमर को अपना कंजम्पशन डिक्रीज करना है। तो अल्टीमेटली आपका उद्देश्य ये है कि आपको कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना है। तो अगर वो सरप्लस वाले एरिया में है तो आप कहोगे कि भाई उसको कंजम्पशन इंक्रीज करना है। अब या तो ये रट लो या समझ लो, आपकी चॉइस है। और अगर वो ब्लू वाले रीजन में है तो आपको लिखना पड़ेगा कि फिर उसे अपनी कंजम्पशन कम करनी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें उसे अल्टीमेटली कहाँ पहुँचाना है? इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो ये सिंगल कमोडिटी अप्रोच होती है। तो पहले आप बताओ सिंगल कमोडिटी अप्रोच में आपको देख लो दोबारा से क्या क्या लिखना है। डेफिनेशन, कंडीशन, ये वाला शेड्यूल, वो वाला डायग्राम, और 2 स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, तो ओके हो गया? कोई दिक्कत, डाउट? चलो, ये तो लेकिन अभी मार्शल की एक ही अप्रोच है। अब मार्शल भाई ने कहा कि हम 2 प्रोडक्ट्स अगर कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और होता भी है एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसके ज़्यादा आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखना, वो सेम हो गई। फिर इसकी कंडीशन लिखनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। तो याद है किसी को? तो जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY। ये है पहली कंडीशन, मेन तो यही है। बाकी दूसरी कंडीशन बस ऐसे ही लिखने के लिए लिख लेते हैं। वो ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है दोनों गुड्स पर, वो आपकी मनी इनकम के बराबर होना चाहिए, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपकी मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने लिख दी, आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, आप पहली पे ही फोकस करना, मेन वही है। अच्छा, इसमें आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि इसमें कोई डायग्राम नहीं होता। तो इस अप्रोच में आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है, कोई डायग्राम नहीं बनाना, तो आप बच गए। लेकिन हाँ, इसमें एक शेड्यूल ज़रूर बनाना है, जो मैंने आपको वैसे ओरिजिनली बनवा रखा है, वो ज़रूर बनाना है, जो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से बनाकर दिखाने की, अगर बन जाता है तो। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको 2 गुड्स लेने पड़ेंगे और कुछ भी मनगढ़ंत MUX ले लेते हैं। मान लेते हैं MUX है लेट से 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6,
और कुछ भी मनगढ़ंत MUY लेना पड़ेगा। मान लेते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, है ना, कम हो रहा है। अब हम अगर एज्यूम कर लें कि PX जो है हमारा, मान लेते हैं PX हमारा है 4 रुपये का, ठीक है, कितने रुपए का? 4 रुपये का। और PY मान लेते हैं 1 रुपये का। तो अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स करो भाई, जो बच्चा होशियार है मैथ्स में। तो MUX अपॉन PX सॉल्व करना है, यानी कि आपको MUX की फिगर्स को PX आपका 4 रुपये से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा? 5, 4.4, फिर 3, 2.5, 2, 1.5, वेरी गुड। फिर ऐसी MUY अपॉन PY निकालना है, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। पहले इतना ओके हो गया। अब हमको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिन पर ये दोनों कॉलम की वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। नहीं, कोई भी नहीं है। एक तो पर्पल कलर कर रहा हूँ गोला 5 और 5, एक हरा कलर कर रहा हूँ रेक्टेंगल 4 और 4, और एक बादल कर देता हूँ 3 और 3। तो मतलब 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशंस इक्वल हैं, वैल्यूज़ इक्वल हैं। दिख रही हैं दोनों? देख लो भाइयों अपनी आंखों से पहले। 5 और 5, 4 और 4, 3 और 3। तो 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या हैं? इक्वल हैं। तो 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर हो सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। पहले यहाँ तक समझ आया? तो कंडीशन अप्लाई करना समझ आ गया। MUX अपॉन PX की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? MUY अपॉन PY। अब इन तीनों कॉम्बिनेशन में से कौन सा फाइनल होगा वो बताओ। इन तीनों कॉम्बिनेशंस में से कौन सा फाइनल होगा? तो उसके लिए मैं आपको देता हूं मनी इनकम, मतलब आपकी जेब में पता है कितने रुपए हैं? नहीं, आपकी जेब में हैं 10 रुपये। बताओ कितने रुपए हैं? 10 रुपये। तो कौन बच्चा जल्दी से दिमाग लगा के बताएगा? आदित्य तुम सोच के बताओ तब कि कौन से कॉम्बिनेशन में आप 10 रुपये एग्जैक्टली खर्च कर रहे हो। एग्जैक्टली 10 रुपये का खर्चा आप कौन से कॉम्बिनेशन में कर रहे हो? ग्रीन कलर वाले में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। मतलब उसमें आप 3 यूनिट्स खरीद रहे हो X के और 7 यूनिट्स खरीद रहे हो Y के। ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन तो ये है, 3 यूनिट्स X के और 7 यूनिट्स Y के। 5 मतलब पर्पल वाला। पर्पल वाले में आप 1 यूनिट खरीद रहे हो X के और 6 यूनिट्स खरीद रहे हो Y के। ये पर्पल वाला कॉम्बिनेशन है। और रेड वाला भी लिख देता हूँ। 5 यूनिट्स खरीद रहे हो X के और 8 यूनिट्स खरीद रहे हो Y। तो कौन सा बताओ ऐसा कॉम्बिनेशन? ठीक है, क्या ग्रीन वाला आप खरीद सकते हो 10 रुपये में? नहीं खरीद सकते, क्योंकि 3 यूनिट X के खरीदने में 1 यूनिट X का 4 रुपये का है। तो 3 यूनिट खरीदने में 12 रुपये खर्च हो गए आपके। तो ये वाला तो आप खरीद ही नहीं सकते ना। तो ये ग्रीन कॉम्बिनेशन बेकार हो गया। अच्छा, रेड कॉम्बिनेशन देख लो। 5 यूनिट ऑफ X 20 रुपये का हो गया, तो ये भी नहीं खरीद सकते। अब जो पर्पल कॉम्बिनेशन है, 1 यूनिट X का खरीदोगे तो कितने रुपए खर्च करोगे? 4। और 6 यूनिट्स Y के 6, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 10। तो इसीलिए मार्शल ने 2 कंडीशंस बनाई थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। तो हमारे उदाहरण में कौन से कॉम्बिनेशन में वो बराबर है? फर्स्ट वाले। तो इस पूरी राम कहानी का निष्कर्ष ये है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट हो गया?
1 यूनिट ऑफ x और 6 यूनिट ऑफ y। तो ये मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाया, लेकिन आपको खाली एग्जाम में शेड्यूल नॉर्मल बनाना है, कोई भी जो नोट्स में बनवा रखा है वो भी बना सकते हो बस। बाकी ये कंडीशन हो गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटीज़ में। लेकिन इसमें क्वेश्चन अब डायरेक्ट ऐसे नहीं आते, क्योंकि टीचर अब हो गए हैं चालू। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना कैसे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ MUX इंक्रीजेस तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी भी कंज्यूमर का अगर MUX बढ़ गया तो क्या होगा। तो इसको समझाना पड़ेगा मुझे आपको। देखो, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है ये कंडीशन। अब जैसे ही आप MUX बढ़ा दोगे, हाँ तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको अब टीचर को ये बताना है कि जैसे ही लेफ्ट साइड अगर बढ़ जाए तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा। नहीं, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कंज्यूमर को गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब इसको मेरे सामने बैठ के रटो, मैं रटने का तरीका बता रहा हूँ। अगर लेफ्ट साइड ज़्यादा है, मतलब एक्स वाली साइड ज़्यादा है, ठीक है, एक्स वाली साइड ज़्यादा है, तो आपको आंसर में भी ये लिखना है कि कंज्यूमर गुड एक्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो रटो एक बार मेरे साथ। तो अगर एक्स साइड ज़्यादा है तो आंसर में क्या लिखना है, गुड एक्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, अब देखो, अगर ये रट लिया तो अगले आंसर खुद सही सही बताना। अब मान लो अगर MUX अपॉन PX लेस है MUY अपॉन PY से, तो आप क्या बोलोगे कि कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। हाँ, या तो लिखो गुड एक्स को डिक्रीज करना चाहिए, या लिखो कि गुड वाई को इंक्रीज करना चाहिए। अब कैसे भी रटो वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये 2 स्पेशल पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी LHS ज़्यादा होगा, कभी RHS ज़्यादा होगा। तो आप रटने के लिए याद रखो, सिंपल तरीका है, जो भी साइड ज़्यादा हो बस उसे इंक्रीज कर दो। तो रट्टू तोते बच्चों के लिए ये सबसे इजी टेक्निक है। तो अगर x वाली साइड ज़्यादा है तो आंसर लिख दो गुड x इंक्रीज कर दो, y वाली साइड ज़्यादा है तो आंसर लिख दो गुड y इंक्रीज कर दो। बस सिंपल, सबसे सिंपल रटने के तरीका। तो क्लियर हो गए दोनों स्टार पॉइंट। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो ये दोनों अप्रोचेस तो किसकी थी, एल्फ्रेड मार्शल की। ठीक है, तो इसमें तो आपसे 3 क्वेश्चन यही बनते हैं, या तो वो रिलेशन पूछेगा, या ये अप्रोच, या वो अप्रोच। हालांकि 2 वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब JR हिक्स की अप्रोच थोड़ा सा बड़ी है, तो उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो JR हिक्स की अप्रोच के अंदर तो सबसे पहले वही बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं। सबसे पहला तो यही बनता है, बजट लाइन। तो बजट लाइन पर पहले गंभीर चर्चा करते हैं। चलो, तो बजट लाइन बच्चा पूछता है सर क्या है। तो बजट लाइन का मतलब तो ये है कि 2 गुड्स आप कितने खरीद सकते हो मैक्सिमम। हाँ, अपनी पूरी मनी इनकम से। तो जो भी आपके पास मनी इनकम है उससे आप कितना मैक्सिमम दोनों गुड्स खरीद सकते हो, इस लाइन को मतलब बोलते हैं बजट लाइन। तो जैसे PPC बनाया था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई पॉइंट बजट लाइन के बाहर है तो ये क्या डिनोट कर रहा है, अनअटेनेबल। ये इसका मतलब आप नहीं खरीद सकते। और अगर कोई पॉइंट अंदर है तो मतलब अंडर यूटिलाइजेशन, आप इसका मतलब अपने बजट को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे। और अगर कोई पॉइंट बजट लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब आप अपने बजट को पूरा यूटिलाइज कर रहे हो, पूरा खर्चा कर रहे हो। तो बजट लाइन एक तरह से मतलब ये डिनोट करती है कि आप कितना खरीद सकते हो। तो ये तो हो गई बजट लाइन। अच्छा,
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो रटनी है आपको अच्छे से कि बजट लाइन के स्लोप को क्या कहते हैं। MRS नहीं कहते हैं, रॉन्ग आंसर। बजट लाइन के स्लोप को आपने बोला है तो MRE कहते हैं वैसे तो, जिसकी फुल फॉर्म होती है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, फॉर्मूला बताओ। हाँ, PX/PY। तो बोलो एक बार। हाँ, तो बजट लाइन के स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया जी? PX/PY। हाँ, PX मतलब प्राइस ऑफ गुड X और PY मतलब प्राइस ऑफ गुड Y। ये याद रखना है, ये होता है पहले बजट लाइन। अब क्वेश्चन यहाँ तक नहीं रुकेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या बजट लाइन राइट में शिफ्ट हो सकती है? तो यस हो सकती है। इसके दो रीज़न बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स या इंक्रीज इन मनी इनकम। बिल्कुल सही, दो ही रीज़न होते हैं। और इसका अगर मैं उल्टा कर दूं कि क्या बजट लाइन लेफ्ट में शिफ्ट हो सकती है? हो सकती है। और उसका रीज़न इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स और डिक्रीज इन इनकम। बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन कई बार बजट लाइन के शिफ्ट्स पर भी पूछ सकता है। तो बजट लाइन राइट में भी शिफ्ट हो सकती है और लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब एक थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन। ये जो मैंने बिंदियाँ बनाई, ये वाली ये जो बिंदियाँ बनाई हैं, इन बिंदियों को क्या बोलते हैं? नहीं, इस थ्योरी में नहीं, बजट सेट नहीं, इसलिए इसको बंडल बोलते हैं। इनको बोलते हैं बंडल। तो बंडल का मतलब होता है कि इसमें दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, X और Y। तो ये जो बिंदियाँ बना रहे थे हम, इन्हें बेसिकली बंडल बोलते हैं। अच्छा, अब अलग अलग बंडल्स के कॉम्बिनेशंस को, कि भाई मान लो ऐसे लिख रहा हूँ कि अलग अलग बंडल्स अगर मैं बनाऊँ, पहला बंडल है गुड X 1 गुड Y 15, दूसरा बंडल है 2 और गुड Y मान लेते हैं 14, नहीं सॉरी मान लेते हैं 11, गुड X 3 ये मान लेते हैं 8, गुड X 4 ये मान लेते हैं 6, गुड X 5 ये मान लेते हैं 5। तो ये अलग अलग बंडल्स बना दिए, है ना। 1,15, 2,11, 3,8, 4,6, 5,5, है ना, ये बंडल्स बना दिए अलग अलग। अब इन बंडल्स को अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूं तो इसमें मज़ेदार बात ये होगी कि आप अगर किसी भी बंडल पर खड़े हो जाओ, चाहे बंडल A या बंडल B या बंडल C या बंडल D या बंडल E, आपको सब पर सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो इस कर्व को क्या बोलेंगे? हाँ, इंडिफरेंस कर्व। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जो J.R. हिक्स ने बताया, IC, हाँ, मतलब शॉर्ट में इंडिफरेंस कर्व। तो अगर आप दो कॉम्बिनेशन, मतलब दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस अलग अलग बंडल्स कंज्यूम करते हो, पर हर कॉम्बिनेशन में अगर आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व। तो ये दूसरी बात पता होनी चाहिए। अब अगर इसमें आपसे मैं गुड Y का सैक्रिफाइस निकलवाऊं कि गुड Y आपने कितना सैक्रिफाइस करा, तो पहला तो मान लो डैश 15 से 11 कितना सैक्रिफाइस करा? 4, 11 से 8, 8 से 6, 6 से 5, 1। तो ये MRS कहलाती हैं ये वैल्यूज़, यानी इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। वेरी गुड। हाँ, अब ये बताओ, ये बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है? घटते हुए क्रम में है, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिमिनिशिंग MRS। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डिमिनिशिंग MRS की वजह से ही इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स होता है। तो आप अगर ऊपर चित्र में देखोगे जो मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया है, उसकी शेप क्या है? कॉन्वेक्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी रहती है? कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स। और वो क्यों रहती है? क्योंकि MRS डिमिनिशिंग। तो पहले इतनी बात याद आ गई।
चलो अब एक ट्रिकी क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये पूछता है कि इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये तो सिंपल आंसर हो गया। और इसका फॉर्मूला नहीं, MRS इज इक्वल टू डेल्टा गुड सेक्रीफाइस्ड, मतलब कितने गुड्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स गेन्ड। MRT तो PPC में होता है। हाँ, वही सेम फॉर्मूला है, बस इंडिफरेंस कर्व के केस में इसको MRS बोल देते हैं, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो क्लियर हो गया। चलो अब स्लोप ऑफ बजट लाइन सुनाओ। PX अपॉन, हाँ बिल्कुल सही। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन है PX अपॉन PY, ये याद रखना है। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व MRS, उसका फॉर्मूला है डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड गेन। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब इसमें JR हिक्स ने 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई। प्रॉपर्टीज, हाँ वो यहाँ लगता है। तो देखो जी, पहली प्रॉपर्टी तो वेरी सिंपल, नहीं मतलब सिंपल वाली, कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कौन सा स्लोपिंग होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और इसकी शेप कैसी होती है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये तो पहली प्रॉपर्टी, ये तो सिंपल हो गई। लेकिन इसमें दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट बताई JR हिक्स ने, कि दो इंडिफरेंस कर्व्स जो होंगे वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी भी बड़ी अच्छी है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। तो आपको बताओ कौन से बंडल पर सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? बंडल H पे। और सबसे कम C, बिल्कुल सही। तो जितना इंडिफरेंस कर्व हाई होता है उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, जितना इंडिफरेंस कर्व नीचे होगा उतना कम सेटिस्फैक्शन। तो ये 3 प्रॉपर्टी बताई JR हिक्स ने। तो JR हिक्स की अप्रोच में देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बजट लाइन पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले यहाँ तक हो गई कहानी, ठीक है। तो अब एक लंबी गहरी सांस लो, ले ली लंबी गहरी सांस। हाँ सो जाओ, लेकिन सांसें चलती रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सांस ही बंद हो जाए। चलो तो अब देखो बिल्कुल ध्यान से, अगर अभी तक कुछ भी नहीं देखा तब भी कोई टेंशन नहीं है, अब देखो ध्यान से। लेकिन क्वेश्चन 99% इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में 6 नंबर का आता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही आएगा। आप क्या करना वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, वो तो चलो सेम हो गई। उसके बाद आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लिखनी इस अप्रोच में, ठीक है। और इसकी 2 कंडीशंस हैं, दोनों अच्छे से रटनी है। पहली कंडीशन तो है कि हाँ, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए, जिसको मैथमेटिकली हम कहते हैं कि MRS बराबर होना चाहिए PX अपॉन PY, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये चाहे लिखना है लिख लो। और दूसरी कंडीशन ये है हाँ कि डिमिनिशिंग MRS होना चाहिए, यानी कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप लेना चाहिए। तो फिर आपको ये कंडीशन दोनों लिखनी है। अच्छा, लेकिन इससे खाली नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, जो मैं बनाऊंगा आप बस देख के खुश हो जाना, क्योंकि आप बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन डायग्राम देख लो अच्छे से कि कैसे बनाना है, वो देखकर बस खुश हो जाना कि हाँ डायग्राम बन गया। तो आपको इस डायग्राम में देखो क्या करना है। पहले तो एक बड़ा सा डायग्राम बनाना है, फिर एक बजट लाइन बना लेना है ऐसे। अब 3 इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं बड़ी सावधानी से। एक बनाना है सबसे नीचे, हाँ, और दूसरा जो बनेगा वो टेंजेंट बन जाएगा, और तीसरा जो बनाओगे वो आगे बना दोगे, IC3। तो आपको डायग्राम बनाते समय मतलब इन बारीकियों का ध्यान रखना है। अब इसमें 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं,
तब नंबर देगी टीचर, और चारों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब वो पॉइंट भी सुन लो। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है इधर कहीं एच, और चौथा पॉइंट है ई। तो 4 पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं, ए बी फिर बाहर एच और एक ई, और फिर इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मैं वैसे यहीं पे आपसे कर पूछ लेता हूँ, अगर किसी को याद है तो कौन बताएगा ए पॉइंट पर क्या होता है। तो ए पॉइंट पर लिख लो शॉर्ट में, MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। बी पॉइंट पर बताओ क्या होता है, MRS इज लेस देन PX अपॉन PY। तो पहले ये दोनों पॉइंट समझा देता हूँ। तो अगर कंज्यूमर ए पॉइंट पर है तो आप लिखोगे कि कंज्यूमर को गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहिए। अब दूसरा आप बताओ, अगर कंज्यूमर बी पॉइंट पर है, बिल्कुल सही, तो आप लिखोगे कि गुड एक्स का कंजम्पशन डिक्रीज करना चाहिए। तो 2 पॉइंट ये समझाने ए और बी। फिर तीसरा पॉइंट एच वाला समझाओगे कि एच पॉइंट जो है वो हमारे बजट में ही नहीं है, तो वो तो क्या हो गया, अनअटेनेबल। तो ए पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं है, बी पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं है, एच पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं है। पहले ये तीनों को रिजेक्ट करेंगे हम, और फिर चौथा पॉइंट कौन सा बताएंगे, ई। अब ई पॉइंट पर क्या होता है, ई पॉइंट पर MRS इक्वल्स टू PX अपॉन PY। तो आप कहोगे कि देयरफॉर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यही है, बस। तो हैंस प्रूफ नहीं, बस फिर तो ई पॉइंट को हम घोषित कर देंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछता है कि भाई IC एनालिसिस के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि JR हिक्स की अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाओ। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो उसी में कवर करता हूँ। शौर्य बाबू जो आप पूछ रहे हो, देखो इस क्वेश्चन में या तो सीधा पूछ लेगा कि JR हिक्स की अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ, या फिर क्वेश्चन कहता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट होता है टू बजट लाइन, या बजट लाइन टेंजेंट होती है टू इंडिफरेंस कर्व। तो ये भी पूछ सकता है। अब कौन से पॉइंट पर बजट लाइन टेंजेंट होती है, हाँ यही वाले पॉइंट पर जहाँ पर स्लोप दोनों के बराबर होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी लैंग्वेज दे के पूछ लेता है, या कई बार क्वेश्चन कह देता है कि IC एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाओ। तो समझ गए। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, वो तो जो आपको मतलब बता रखे ना क्वेश्चन की लैंग्वेज, वो तो आप देख सकते हो। अच्छा लेकिन पूरा 6 नंबर कैसे मिलेगा वो सुन लेना ध्यान से बिल्कुल। पहले आपने डेफिनेशन लिखी, फिर ये दोनों कंडीशंस लिखी, कंडीशन चेप लो। एक बच्चे कह भी रहे थे ना कंडीशन चेपनी है, तो कंडीशन अच्छे से चेप लो। ये लिखनी है दोनों कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। पहली कंडीशन तो ये है, जिसको मैथमेटिकली भी लिख कर दिखाना, यानी कि मैथमेटिकली MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, ये है। और दूसरी कंडीशन है कि MRS डिमिनिशिंग होना चाहिए। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए। चलो अब इसमें एक हॉट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नहीं हुआ मान लो, तो क्या होगा? मतलब ये कंडीशन क्यों बनाई JR हिक्स ने कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स ही होना चाहिए? भाई मान लो ना हो कॉन्वेक्स, एक बार ऐसे ही बना रहा हूँ, मान लो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन हो, या मान लो इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव हो, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं वो तो यूटिलिटी का होता है ना, वो तो मार्शल का होता है।
नहीं वो तो तब भी होगा, इसमें हर बंडल पर सेम सेटिस्फेक्शन तो तब भी मिल रहा होगा। हाँ तब भी मिल रहा होगा। तो फिर वो सेकंड लॉ जो आईसी का एनालिसिस है कि आईसी का कर्व जो होता है वो डिमिनिशिंग एमआरएस होता है, वो नहीं है। वो नहीं होगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो बताता हूँ। इसमें आपकी पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी। अब जैसे इस डायग्राम पे बजट लाइन बनाओ, देखो लाल कलर से, कहाँ बनाओगे बजट लाइन? या यहाँ बनाओगे या यहाँ बनाओगे इसके ऊपर, तो क्या वो कहीं पर भी टेंजेंट कर पाएगी आईसी को? नहीं कर पाएगी ना। तो ये डायग्राम पे तो पहली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अच्छा अब दूसरे पे बनाकर देखो, बजट लाइन मान लो आप यहाँ बनाओगे, या मान लो यहाँ बनाओगे, या मान लो यहाँ बनाओगे, ठीक है। या बच्चा कह रहा सर यहाँ बना दो, तो अब यहाँ पर तो टेंजेंट हो रही है इस पॉइंट पर, तो फिर यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? कौन? ये लो अब नहीं कर रहा। इस डायग्राम में ये बताओ कि ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, मतलब क्या प्रॉब्लम आई? मैंने आईसी को कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव बनाया, तो ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? टेंजेंट भी हो रहा है, देखो कंडीशन तो वैसे तो सेटिस्फाई हो रही है, देखो भाई टेंजेंट तो हो रही है बजट लाइन, स्लोप बराबर है। तो फिर जो रीज़न है ध्यान से सुनना। अब मैं एक बंडल मार्क कर रहा हूँ, इस बंडल का नाम है ए। तो आप ये सोच के बताओ, ए बंडल और ई बंडल, दो बंडल्स हैं, क्या दोनों में सेम सेटिस्फेक्शन है, यस या नो? नो सर, है ना, अलग अलग सेटिस्फेक्शन है। तो लगाओ गाल पे 2 थप्पड़। भाई चलो एक बंडल और बना रहा हूँ बी, एक बंडल और बना रहा हूँ मान लो सी, एक बंडल और बना रहा हूँ डी। तो एक बार ये बताओ ए बी सी डी ई पर क्या अलग सेटिस्फेक्शन है या सेम है? क्यों है सेम? बिल्कुल, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की तो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, कोई भी बंडल हो, हर बंडल पर आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। हाँ तो पहले तो यही बेसिक पता होना चाहिए ना। तो दोबारा से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, क्या ए बंडल पे और ई बंडल पर सेम सेटिस्फेक्शन है? हाँ है। बोलो सब बच्चे कॉन्फिडेंटली। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, ए बंडल में और ई बंडल में किस में खर्चा ज़्यादा है? मतलब किस में आप स्पेंड ज़्यादा करोगे, ए वाले में या ई वाले में? क्यों, रीज़न भी बताओ। हाँ, क्योंकि वो ऊपर वाले बजट लाइन पे है। तो भाई अब आप सब बच्चे बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचना, आपसे होशियार कौन? कॉमर्स के बच्चे हो आप। 2 बंडल्स हैं, एक है ई और एक है ई, दोनों में सेटिस्फेक्शन सेम है। तो आप कम खर्चे वाला खरीदना चाहोगे या ज़्यादा खर्चे? कम खर्चे वाला। तो इक्विलिब्रियम ई को कहोगे या ए को कहोगे? ए को कहेंगे ना। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से जे.आर. हिक्स ने कहा कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, गलत इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। तो इसीलिए ना ही इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता, ना ही स्ट्रेट लाइन बनता, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा इंडिफरेंस कर्व कैसा बनवाया? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनवाया। इसीलिए जे.आर. हिक्स ने समझदारी से सेकंड कंडीशन इसलिए डलवाई कि भाई इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनना चाहिए, अगर नहीं बना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो तो पहले क्लियर हो गई सारा खेल। चलो जी।